हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया में इक्वलिटी मिलती है सबको, तो वो किस तरीके से मिलती है और नहीं मिलती है, तो किस किस मतलब पर्सपेक्टिव से हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं मिलती है। तो हम लोग इसको समझेंगे कांता की स्टोरी के थ्रू। ओके, कांता जो है ना, इलेक्शन डे पे वोटिंग करने के लिए जा रही होती है, तो सारे लोग वोट करने के लिए जा रहे होते हैं। तो जो कांता के जो सामने खड़ी होती है सुजा, उसको कांता बोलती है कि ये क्या अच्छी बात नहीं है कि लोग जो हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सबके लिए इक्वल हैं, और जो जैसे कि मैं जिनके घर पे काम करने के लिए जाती हूँ, वो साहब मेरे लाइन मतलब वो भी मेरे मतलब उनका वोट और मेरा वोट दोनों का इक्वली वोट होगा। किसी का भी जो वोट है, जैसे कि मान लो उनका वोट 1+ पॉइंट का है, तो मेरा भी 1+ पॉइंट का ही होगा। तो हम लोग दोनों इक्वल हो जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फिर जो है ना, कांता वोट करने के लिए जाती है। फिर वो बोलती कि मैं उसी उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो प्रॉमिस कर रहा था कि मेरे एरिया में पाइप जो है वाटर पाइप लेकर आएगा। वो उसको वोट कर देती है, जो भी उसको प्रॉमिस किया हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या होता है ना, कांता बोलती है कि वो जो साहिब होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलती है ठीक है नमस्ते। फिर उसके बाद कांता बोलती है कि जो मेरी गुड़िया है ना, उसको बहुत ही मतलब उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम गुड़िया होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ीवर हो रहा होता है। तो वो बोलती है कि मैं तो अभी उसे हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकती, पहले मेरे को साहिब के घर में जो है काम ख़त्म करना होगा, वो काम वाली रहती है उनके घर में। फिर मुझे उनसे एडवांस के लिए मांगना होगा, फिर ही मैं उसको शाम को लेकर जा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है कांता बोलती है कि तुम अभी ये ले लो, इससे तुम्हें बेटर फ़ील होगा, जब मैं शाम को आऊँगी ना फिर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। फिर जो है, जो इससे हमें क्या पता चलता है, जो कांता है ना वो बस्ती में रह रही थी, तो उसकी गुड़िया ना बीमार तो पड़ती ही थी, साथ में और भी बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि उनका बस्ती कभी भी क्लीन नहीं रहता था। फिर जो है पूरा काम वाम करके कांता एडवांस के लिए मांगती है, तो उसकी जो भी रहती होगी वो उसको एडवांस दे देती है। वो बोलती है कि तुम इसे हैबिट मत बनाना। फिर उसके बाद ना वो लोग कहाँ पे जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि वो तो अब अफोर्ड नहीं कर सकती ना जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं। तो वो लोग उसको मतलब वो जो है कांता अपनी गुड़िया को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पे भी उसको बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो चेकअप के लिए आए हुए होते हैं। फिर वो सोचती है कि यहाँ पे तो मतलब वहाँ पे तो इक्वलिटी थी कि हम वोट में सारे के सारे इक्वल के थे और सब लाइन में खड़े थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि अगर मेरी बच्ची बीमार पड़ रही तो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके उसे लाइन लगवा कर ही उसका चेकअप करा सकती हूँ। लेकिन जो साहिब है उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे जगह पर ले जाकर या अच्छी जगह पर ले जाकर अपने बच्चों को चेकअप करवा कर ला सकते हैं। अब कांता की स्टोरी से हमें क्या समझ में आया, कांता की स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि जो लाइन में खड़े हुए हर इंसान जो वोट दे रहा था उसकी वैल्यू तो एक थी, लेकिन अलग अलग जगह पे वो वेरी करते कि कहाँ पे वो लोग इक्वल है और कहाँ पे नहीं है। जैसे कि कांता की लाइन में आप लोग देख सकते हो ऊपर में कि उसका एम्प्लॉयर भी था वहाँ पे, अशोक और छोटेलाल ये लोग भी थे, और उसके नेबर भी थे वहाँ पे। सारे के सारे इक्वल थे जब वो वोट देने के लिए जा रहे थे एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो सारे के सारे चाहे वो कोई भी कलर की हो, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, रिच हो या पुअर हो, उनका रिलीजन अलग अलग हो, उनका जो कास्ट है वो अलग अलग हो, रिच हो या पुअर हो, या फिर वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये सारे के सारे वोट कर सकते हैं 18+ हो जाने के बाद। मतलब सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली ट्रीट किए जाएंगे वोट देने के लिए। इसे हमने पढ़ा भी था कि इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोला जाता है। मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास में था उसमें बताई थी कि 18+ के बाद जो हर कोई वोट कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और ये बहुत ही जो मतलब बोल सकते कि बहुत ही एसेंशियल है कि सारे के सारे 18+ हो जाने के बाद वोट कर सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। इससे इंडिया की जो पार्टिसिपेशन और इक्वलिटी को पता चलता है। लेकिन जो आइडिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इक्वलिटी को लेकर, ये हर कंट्री मतलब जो कंट्री का हर एक अडल्ट दे सकता था, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, या फिर वो ही हो या शी हो, कोई भी हो, वो हर कोई मतलब वोट कर सकता है। लेकिन कांता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी ये देखकर कि सारे के सारे इक्वल हैं, वोट देने के हिसाब से कोई भी इनइक्वलिटी का सामना नहीं करता है। लेकिन फिर जैसे ही कांता का दिन जो है ना आगे बढ़ता जाता है, कांता जो है इसके बारे में और ज़्यादा इक्वलिटी को समझने लगती है कि कैसे जो है धीरे धीरे आते आते इक्वलिटी हर जगह पर सेम नहीं हो जाती, हमें इनइक्वलिटी का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने आगे उसकी लाइफ में देखा था, वो एक स्लम एरिया में रह रही थी।
उसके बिहाइंड द हाउस, मतलब उसके बिहाइंड, उसके हाउस के बिहाइंड में एक नाली गई हुई थी, और उसकी डॉटर जो है बहुत ज़्यादा सीख थी, लेकिन वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती थी क्योंकि उसे बोरो करना था मनी जो उसे मतलब लेना था, बोरो करना था मनी, एडवांस लेना था ताकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा सके। वो एक डोमेस्टिक हेल्पर थी जो कि उसके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, वो छुट्टी नहीं ले पा रही थी। लेकिन फाइनली जब वो मतलब उसको छुट्टी मिल जाती है, टाइम मिल जाता है, जब वो चली जाती है शाम को, फिर भी उसके बाद भी उसको इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको बहुत लंबी लाइन में अपनी बच्ची को लेकर खड़ा होना पड़ता है। जैसे कि सुबह हमने देखा था कि सब इक्वल थे, सबके सब खड़े थे, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सब मतलब सब खड़े थे उसके साथ में, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी लाइन में खड़े ना वो मोस्टली सब पुअर ही हैं, तो उसे भी वहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हेल्थ सेक्टर के थ्रू हमें बताया गया कि इनइक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, और हमें किस तरीके से, अब हमने तो ये जैसे कि किसी का भी स्टेटस के हिसाब से हम लोग ने देख लिया कि कैसे किसी की लाइफ है कितनी तरीके से अलग हो सकती है। कांता की तरह बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में, जिनके पास राइट टू वोट तो है, लेकिन उनका जो लिविंग कंडीशन और जो वर्किंग कंडीशन है वो दोनों बहुत ही अलग है इक्वलिटी को लेके। ये भी नहीं कि वो पुअर हैं, पीपल जो इंडिया में है वो बहुत एक्सपीरियंस करते हैं इक्वलिटी डिफरेंट डिफरेंट वे में, चाहे वो पुअर हो या फिर वो उनका मतलब जैसे कि काले हो या गोरे हो या कोई भी टाइप से हो, वो लोग यहाँ पे जो है एक इनइक्वलिटी को फेस करते हैं। हमारे पास ऐसे दो स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे जो है लोग इनइक्वलिटी को फेस करते हैं। और आप लोग जैसे कि सोचते होंगे कि रूरल एरिया में ही लोग जैसे कि कास्ट को लेकर इनइक्वलिटी को फेस करते, नहीं, अर्बन एरिया में भी लोग जो है इनइक्वलिटी को लेकर फेस करते हैं इनइक्वलिटी। कैसे? क्योंकि उनके सोच में ही होता है कि हमें हमारे कास्ट के चाहिए, या फिर हमें मतलब कास्ट में ही रिलेटेड कुछ ऐसा, मतलब जैसे कि ये जो न्यूज़ लाइन्स है ना वो उसको देखकर आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग ये एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग एक स्टोरी देखने वाले हैं, और स्टोरी इन द सेंस ये कि कोई लिखी गई स्टोरी नहीं है, जैसे कि किसी ने इमेजिनेशन करके लिख दिया हो। ये स्टोरी किसी के ऊपर जो है एक्सपीरियंस हुई है, तो उन्होंने इसको बताया। हम एक स्टोरी देखने वाले हैं कास्ट से रिलेटेड, दलित लोगों के बारे में, जिसे सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रोकन। तो ये जो वर्ड है ना लोअर कास्ट को पॉइंट करने के लिए किया जाता था कि वो लोग लोअर कास्ट ही, मतलब जो लोअर ब्रोकन ही रहेंगे, और ये कंटिन्यू चलते जाएगा, और इन लोग ने सीरियसली जो है डिस्क्रिमिनेट किया है खुद को, मतलब लोगों से हुआ है ये लोग डिस्क्रिमिनेट। ओके, हमारा जो फर्स्ट स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, जिन्होंने, जो एक दलित राइटर है, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जुटान में लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे वो स्कूल में सफ़र करते थे इनइक्वलिटी कास्ट को लेकर, क्योंकि वो दलित थे। तो देखो, उन्हें जो है ना हमेशा स्कूल में सीट नहीं मिलती थी, उन्हें लोगों से, जो अपर क्लास वाले जो लोग थे उनसे अलग बैठना पड़ता था क्लास में। वो फ्लोर पे बैठते थे, और मैट पे भी बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो जैसे कि वो जाते थे तो कभी कभी उन्हें मैट में भी नहीं, मतलब मैट में भी नहीं बैठ पाते थे वो। कभी कभी तो उन्हें जो है सबसे पीछे जाकर बैठना पड़ता था, डोर के पास में। कभी कभी लोग उन्हें बिना रीज़न के, जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन्हें बिना रीज़न के मार देते थे। एक बार क्या हुआ था, जब वो 4th क्लास में थे, तब उन्हें जो है, उन्होंने हेडमास्टर, उनके जो हेडमास्टर थे, उन्होंने ओम प्रकाश को बोला कि तुम जो है पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड को साफ़ करो। फिर उन्होंने बताया कि वो जो प्लेग्राउंड था ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वो जहाँ रहते थे वो बहुत छोटा था, लेकिन वो जो प्लेग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्हें क्लीन करना पड़ रहा था। लेकिन क्लीन करते-करते उनका जो फेस है वो पूरे डस्ट से कवर हो गया था, डस्ट जो है उनके माउथ में भी चले गया था। जो दूसरे चिल्ड्रन थे उनके क्लास में, वो सारे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो जो है साफ़ सफाई कर रहे थे प्लेग्राउंड का और स्कूल का। जो हेडमास्टर थे वो देख रहे थे कि वो कैसे जो है साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो पूरा जो देख रहे थे बैठकर बड़े आराम से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब लोग में इंसानियत ख़त्म हो गई थी कास्ट के बेसिस पे लेकर। ओके, उसके बाद तो उन्हें, मतलब वो इतना साफ़ सफाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये अलाउड नहीं था कि वो एक पानी तक पी सकें। वो पूरा दिन जो है, पूरे जो स्कूल है, प्लेग्राउंड है, उसको साफ़ करने में लगे रहे, और जो सारे डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वहाँ से जो सारे जो टीचर्स हैं वो उनको देख रहे थे, और सारे जो बच्चे हैं वो भी उनको देख रहे थे। ओम प्रकाश जो है ऐसे ही बहुत दिन तक जो है प्लेग्राउंड को और स्कूल को साफ़ करते रहे, लेकिन एक दिन उनके जो फादर है वो वहाँ से पास हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड को साफ़ कर रहा है। फिर वो टीचर के पास गए, उनका हाथ पकड़ कर, जो ओम प्रकाश थे उनका हाथ पकड़ कर ले गए, और उन्होंने बहुत धमकी देते हुए टीचर को कहा कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ से नहीं जाने वाला, ये अभी भी पढ़ने के लिए आएगा, और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। तो देख सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने मतलब कितना जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस की।
अब सेकंड जो स्टोरी है हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में। ये लोगों को क्या चाहिए होता है, एक सिटी में अपार्टमेंट चाहिए होता है। उनके पास पूरे पैसे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था पैसे देने में, वो पैसे टाइम पर भी देने वाले थे, इनफैक्ट एडवांस में भी देने वाले थे। लेकिन क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर के पास वो लोग जाते हैं ताकि वो लोग जो है प्रॉपर्टी डीलर उनको एक अपार्टमेंट दे दे। फिर उसके बाद क्या होता है ना, वहाँ पे वो लोग जाते हैं बहुत सारे अपार्टमेंट में, लेकिन फर्स्ट अपार्टमेंट में जाते हैं तो फिर वो अपना नाम बताते हैं कि हम अब अंसारी है। उनको वो जो फ्लैट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो सोच लेते हैं कि हाँ, अब हमें इसी को ही लेना है। लेकिन जो वहाँ पे लैंडलेडी होती है ना, वो उनके नाम से उनको पहचान जाती है। फिर वो बोलती है कि नहीं, हम जो है ना, एक्सक्यूज़ देने लगती है। वो बोलती है कि नहीं, हम ऐसे लोगों को रेंट में नहीं दे सकते जो मीट वगैरह खाते होंगे, क्योंकि बाकी नेबर्स भी जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है। तो अगर नॉन वेजिटेरियन वाले पड़ोसी के घर से ऐसा स्मेल आएगा तो हम लोग जो है इतना मतलब नहीं कर पाएँगे एडजस्ट, तो आप लोग को हम लोग नहीं दे सकते। सेकंड वाले के पास जाते हैं तो फिर वो भी ऐसे ही बोलती है कि नहीं, हम मतलब नहीं दे पाएँगे, जो मतलब फ़िश वगैरह खाते हैं उनको नहीं दे सकते, पूरा स्मेल आएगा। थर्ड अपार्टमेंट में जाते हैं, वो भी मतलब वो भी ऐसे ही बोलती है। लेकिन फिर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, जो उनके साथ होता है, वो बोलता है एक काम करिए, आप ना अपना नाम चेंज किए करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख दीजिए। उससे क्या होगा ना, लोग आपको रेंट में दे देंगे। लेकिन अंसारी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, अंसारीज़ को। फिर वो बोलते कि नहीं, हम इससे और अपार्टमेंट देखेंगे। फिर 1 मंथ ढूँढने के बाद उन्हें एक फाइनली एक ऐसा अपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें जो लैंडलेडी होती है ना, वो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है उनसे, और वो रेंट में वो जो प्लेस है उसे दे देती है। तो आप लोग 2 स्टोरी से समझ गए कि लोग जो कैसे कास्ट के बेस पे लोगों को कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कितना अनइक्वल समझते हैं खुद से। अब हम देखने वाले रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। देखो, आप लोग ने ये तो समझ गए कि लोग जो है जो भी कास्ट में बिलोंग करते हैं या जो रिलीजन वो प्रैक्टिस करते हैं, या फिर वो कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी अपर क्लास या लोअर क्लास या रिच या पुअर हो, या फिर मेल हो या फीमेल हो, ये किसी ना किसी तरीके से जो अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी थे, ये भी जो है अनइक्वली ट्रीट किए गए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो कास्ट और रिलीजन था वो दोनों डिफरेंट था। जब कोई पर्सन अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो उनके डिग्निटी को हर्ट होता है, जो उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ समझ लो, उनको वो हर्ट हो जाता है। उनके माइंड में आ जाता है कि मतलब आप लोग के भी आ जाता है, मतलब कोई अगर इस तरीके से बिहेव करेगा तो उनको तो बहुत बुरा लगेगा ही ना। तो जो ओम प्रकाश और वाल्मीकि जो अंसारी है, उनका जो डिग्निटी वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है उनको। क्यों? क्योंकि उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे अंसारी को बोला जा रहा था कि नहीं, हम नहीं देने वाले, और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनको पूरा स्कूल साफ कराया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनका कास्ट बस अलग था, इसीलिए उनको इस तरीके से ट्रीट कराया जा रहा था। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है और उनके जो स्कूलमेट्स है और जो टीचर है, वो उनके जो डिग्निटी को बहुत बैडली हर्ट कर रहे थे। ओके, जो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो उन्हें ऐसा फ़ील करा रहे थे कि वो जो है ना, उनसे बहुत मतलब लेस वैल्यूएबल है अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं। उस टाइम में बीइंग अ चाइल्ड, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, वो लेकिन वो सिचुएशन को समझ रहे थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हीज़ फादर, उन्होंने क्या किया, देखा उनके बेटे को कि वो पूरा स्कूल साफ कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो जो टीचर है वो अनइक्वली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और टीचर्स इसे कैसे देख कर भी कुछ नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद जो अंसारी रहते ना, उनको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाता है जब पीपल जो है उन्हें रेंट में अपार्टमेंट देने से मना कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो लोग मीट वगैरह खाते हैं, तो इसलिए उनको मना कर रहे होते हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि आप अपना नेम चेंज कर लीजिए, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि नहीं, हम अपना नेम जो है चेंज नहीं करने वाले हैं, हम इसी में ही अपार्टमेंट को देखने वाले हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी थे, वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे ऐसा ट्रीट होना। लेकिन वो भी डिज़र्व करते थे कि उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट मिले और उनकी डिग्निटी वैसी ही बनी रहे जैसे बाकी दूसरों की बनी हुई है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया, मतलब उसमें रिकॉग्नाइज़ किया गया है क्या, कि जो सारे पर्सन हैं वो सब इक्वल हैं। इसका मतलब ये कोई भी इंडिविजुअल हो कंट्री का, इंक्लूडिंग मेल हो या फीमेल हो, या फिर वो कोई भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो या ट्राइब्स का हो, या उसने पढ़ाई की है या नहीं, या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक है या नहीं, सारे के सारे इक्वल है बिफोर लॉ। ओके, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो इक्वलिटी को ख़त्म करना है, उसे एग्जिस्ट करने से रोकना है। बट ये ऐसा होता नहीं है। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया ये जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी का, कि सारे पर्सन को इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, जो लॉ है उसमें जो जो इन इनइक्वालिटी है वो जो है
जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि कैसे सारे पीपल को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे डिस्क्रिमिनेट होने से, या फिर जो इल ट्रीटमेंट होती थी। लेकिन अब जो है ये लॉ बनने के बाद बहुत सारे लोगों को जो है इक्वली ट्रीट किया जा रहा है डिग्निटी के साथ, और इक्वली उनको ट्रीट करा जा रहा है। अब जैसे इक्वलिटी को लेके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स लिखे गए, जैसे कि फर्स्ट जो लिखा गया है कि सारे जो जितने भी जो पर्सन हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हो, कंट्री का जो कंट्री का प्रेसिडेंट हो या कांता, वो सारे के सारे जो है इक्वली ट्रीट किए जाएंगे लॉ पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे या इंडियन जो रूल है उसके हिसाब से ये जो सारे के सारे लोग हैं इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कांता जैसी कोई वर्कर हो, डोमेस्टिक वर्कर। ओके। सेकंड ये है कि कोई भी पर्सन जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, चाहे उसके जैसे रिलीजन अलग है या फिर रेस अलग है या फिर जो कास्ट है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ है या फिर वो मेल है या फीमेल है, इसके वजह से इन्हें जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। थर्ड बोला गया है कि कोई भी पर्सन हो उसे पूरा हक है पब्लिक में जो प्लेग्राउंड्स है या फिर जो वेल्स हैं, रोड्स है, होटल्स है, शॉप्स है, मार्केट है, इसमें जाने का कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। ओके। फोर्थ जो है अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इसे वापस कोई भी अगर बुलाता है या फिर कोई भी इस तरीके का ट्रीट करता है तो वो पनिश किया जाएगा। गवर्नमेंट के पास दो तरीके के जो वेज़ हैं जिससे गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है इम्प्लीमेंट करने का इनइक्वालिटी को, जो गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट थ्रू लॉ के थ्रू हम लोग इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स है जो कि जो डिसएडवांटेजेस जो कम्युनिटी है जिनको एडवांटेज नहीं मिलता है पूरी तरीके से, उनको उभारने का। ऐसे कुछ लॉ हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं जो ये सारे जो पर्सन हैं उनकी राइट को, ताकि वो ट्रीट किया जाए इक्वली। लॉज के अलावा गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स को सेटअप किए ताकि जो लाइफ है कम्युनिटीज़ की या फिर जो इस तरीके जो लोअर जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइब्स हो गए सो कॉल्ड, तो उनकी लाइफ को जो इम्प्रूव करने का, या जो इंडिविजुअल है जो अनइक्वली ट्रीट किया जा रहे हैं उसके लिए जो अपलिफ्ट करने का, उसको कुछ कुछ जो है स्कीम्स को रन किया गया है। ये जो स्कीम्स है इससे इंश्योर होता है कि बहुत सारे ग्रेटर अपॉर्चुनिटी उन पीपल्स के लिए आएंगे जो कि पास में जिनके पास पहले नहीं था। इनमें से एक जो स्टेप लिया गया था वो ये था कि इसमें एक स्कीम लाया गया मिड डे मील स्कीम का। इस प्रोग्राम में क्या होता था, गवर्नमेंट ने सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे, मतलब जो एलिमेंट्री स्कूल है ना, उनको उन्होंने डिसाइड किया कि सारे जो कुछ जो रिसेस में वो लोग खुद का जो स्कूल से प्रोवाइड कराएंगे लंच को, मतलब वो लोग अब सारे के सारे बच्चे लोग को खुद ही प्रोवाइड करेंगे। तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट था जिसने पहले ये चालू किया था मिड डे मील वाला प्रोग्राम 2001 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो है बहुत ही अच्छा स्कीम है, तो इसे सारे स्टेट गवर्नमेंट वाले स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 6 मंथ का टाइम दिया कि आपको ये करना ही है। ये प्रोग्राम में ना बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है। कैसे? जैसे कि इसमें जो है ना बहुत सारे जो गरीब बच्चे थे जिन्हें खाना नहीं मिलता था वो स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। फिर वो क्या करते थे, इसके हिसाब से उनकी एनरोलिंग भी बढ़ रही थी और उनका जो रेगुलर अटेंडेंस था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। टीचर ने रिपोर्ट किया है कि पहले जो बच्चे घर चले जाते थे खाने के बहाने और वापस नहीं आते थे, या फिर उनकी जो मदर है उनको जो है आना पड़ता था अपने काम से अपने काम के बीच में ताकि वो अपने बच्चे को खिला पाए, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके बच्चे को स्कूल से ही मिल जा रहा था जो भी खाना था। इस प्रोग्राम ने मतलब इस प्रोग्राम में ऐसा था कि बहुत सारे लोग जो है अटेंडेंस का तो इंक्रीज़ हो ही रहा था, तो बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे आ रहे थे, अलग अलग कास्ट के बच्चे आ रहे थे, तो वो सारे के सारे एक साथ बैठकर खाना खाते थे। और तो और इसमें ये भी इंक्लूड किया गया कि जिसमें दलित वुमेन थी उनको एम्प्लॉय किया जा रहा था। क्यों? ताकि वो लोग खाना बना सके। तो अब जो दलित वुमेन थे उनके हाथ से उनका जो बना हुआ खाना था वो सारे के सारे बच्चे खा रहे थे। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसने लोगों का जो हंगर है जो पुअर स्टूडेंट्स का, जो कि स्कूल अटेंड करते थे तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि जो स्टमक है उनका वो एम्प्टी होता था। तो अब जो है ये भी एक सॉल्यूशन बन गया था कि जो हंगर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग को अब खाने के लिए मिल रहा था। और तो और गवर्नमेंट बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है इक्वलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो वैसे तो नहीं है। जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम है उसमें क्या होता था, जैसे कि इंक्रीज़ कर दिया था एनरोलमेंट और जो अटेंडेंस है बच्चों का, पूरा बच्चों का वो स्कूल में। ओके, यहाँ पे जो है एक बिग डिफरेंस दिखाई देता है, अभी भी एक बिग डिफरेंस दिखाई देता है हमारे कंट्री में स्कूल्स के बीच में। जैसे कि जो रिच लोगों का स्कूल है वो अलग होता है, जो पुअर का स्कूल है वो अलग होता है।
और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें अभी भी दलित बच्चे, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और अनइक्वली ट्रीट हुए हैं। ऐसे चिल्ड्रन को जो फोर्स किया जाता था, ये दिखाया जाता था कि वो लोग इक्वल नहीं हैं और उनकी कोई डिग्निटी भी नहीं है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट के भागीदार भी नहीं, उनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। और तो ऐसे पीपल तो थे, मतलब रिफ्यूज़, मतलब जैसे कि लॉ बना दिया गया है, लेकिन वो ये इसको रिफ्यूज़ करते थे मानने से, और वो अपना ही सोच लगाते थे कि नहीं, मतलब ये लोग जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसा चीज़ भी एग्जिस्ट करता है और ये होना ही चाहिए। एक रीज़न तो ये है लोगों का सबसे मेन जो है एटीट्यूड, जो कि बहुत ही स्लोली चेंज होता है। ये लोग जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अगेंस्ट द लॉ है, फिर भी लोग जो है ना, लोगों को अनइक्वली ट्रीट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उनके जो कास्ट या रिलीजन या डिसेबिलिटी हो या फिर इकोनॉमिक स्टेटस हो या फिर वो वुमेन हो, तो भी वो अनइक्वली ट्रीट करते हैं। उनको पता है कि अगेंस्ट द लॉ है, फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। जब ये सब क्यों कब ख़त्म होगा? जब लोग खुद में सोचेंगे कि ये सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो जब ये सोचना चालू कर देंगे कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तब उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। तब जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी और इनइक्वालिटी जो है ख़त्म हो जाएगी, एबॉलिश हो जाएगी। इनइक्वालिटी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। एक ही स्टेप में एक स्कीम ला ली है, प्रोग्राम ला लिया, लॉ बना लिए तो इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को अपनी सोच चेंज करना पड़ेगा और ये बहुत धीरे-धीरे होगा। इससे हमें कंटिन्यू स्ट्रगल करना होगा इसके लिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या कोई कम्युनिटी हो इंडिया की, उसे ये सब कंट्रीब्यूट करना होगा इस स्ट्रगल पे, और स्ट्रगल करना होगा, तब जाके कभी ना कभी ये जो है इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और जहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं इक्वलिटी को एग्जिस्ट कराने के लिए। ओके, लेकिन ये सच नहीं है। आप ऐसे बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे लोग अभी भी जो इनइक्वलिटी के खिलाफ जो है लड़ते हैं और इक्वलिटी का स्ट्रगल करते हैं। ये बहुत की इशू है। हर एक जो भी कम्युनिटी है वो सारे के सारे स्ट्रगल करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे यूएसए का, जो अफ्रीकन अमेरिकन जिनके एंसेस्टर थे, जिन्हें स्लेव बनाकर ले जाया गया था अफ्रीका से यूएसए में, तो वो अभी भी जो उनकी लाइफ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि वो कैसे अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी एक ये भी इसके बावजूद ना वहाँ पे एक और जो फैक्ट है, एक मूवमेंट हुआ था 1950s में, वो भी इक्वलिटी के मतलब इक्वल राइट के खिलाफ, इक्वल राइट के फेवर में था, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, वो लोग अनइक्वली ट्रीट किए जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ पे उन्हें डिनाई किया जाता था कि नहीं, वो इक्वल नहीं है बिफोर लॉ में। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि एक बस में अगर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें जो है हमेशा पीछे बैठना पड़ता था, या तो फिर अगर वो बैठ भी गए और अगर कोई वाइट पर्सन आ रहा है तो उन्हें वहाँ से उठना पड़ता था ताकि वो वाइट पर्सन को जो है सीट दे सके। तो रोज़ा पार्क में ना एक मूवमेंट होता है। रोज़ा पार्क में अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन जो है एक मूवमेंट, जो एक आंदोलन टाइप का करते हैं। वो लोग मतलब पूरा दिन बैठे रहते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं, मतलब मना कर देते हैं सीट का, जो बस का सीट है वाइट मैन को देने के लिए। कब ये लोग करते हैं? 1 दिसंबर 1955 में। ओके, जब उनका जो ये रिफ्यूज़ल था वो मतलब बहुत ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। तो फिर जो ये लोग अनइक्वल जो फेस करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन, जैसे कि ये जो एक पिक्चर दिखाया गया कि कैसे वो लोग मतलब कर रहे थे, जो अनइक्वल ट्रीट करते हैं ना, फिर उसके खिलाफ ये लोग मूवमेंट करते हैं। तो उस मूवमेंट का नाम दिया गया था सिविल राइट मूवमेंट। तो ये सिविल राइट मूवमेंट 1964 में, इसका मतलब ये था कि जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, क्योंकि वो लोग तो अफ्रीकन थे ना, जिन्हें उठाकर वहाँ पे ले जाया गया था स्लेव बनाकर। वो उन्होंने ऐसा बोला कि हमें जो है सेपरेट स्कूल चाहिए अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, ताकि जो है चिल्ड्रन को ये सब फेस ना करना पड़े, और वो जो अटेंड करे वो सेपरेट अपने स्कूल अटेंड कर पाए, ताकि जो लोग हैं किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और उन्हें भी प्रॉब्लम हो और अनइक्वल फेस ना करना पड़े। इसके अलावा जो बहुत सारे जो अफ्रीकन थे वो बहुत पुअर थे उस कंट्री में,
जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके पास कुछ पैसे ही थे जो वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए अफ़ोर्ड कर पाते थे। लेकिन वो जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो अच्छे कंडीशन में नहीं थे, उनकी फैसिलिटी बहुत ही ख़राब थी और जो पुअर क्वालिफ़ाइड जो टीचर थे वो वहाँ पे पढ़ाते थे। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए व्हाइट स्टूडेंट जो जाते थे वो लोग प्राइवेट स्कूल में जाते थे, अच्छे एरिया में रहते थे, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर था प्राइवेट स्कूल, मतलब वो बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी का था। तो वहाँ पे व्हाइट्स वाले मतलब व्हाइट जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो लोग जाते थे। आर्टिकल 15 क्या बोलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो रह रहे हैं लोग कोई भी कंट्री में, तो वो रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स और प्लेस के हिसाब से उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर वो रह रहे हैं तो जैसे कि किसी का भी रिलीजन, रेस, कास्ट अलग है तो उन्हें भी उतना ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो किसी और को ट्रीट करते हैं, तो सबको इक्वली ट्रीट करना होगा। और किसी भी सिटीज़न को वहाँ पे रह रहे, चाहे वो डिसेबिलिटी में हो या फिर कोई भी रीज़न हो, वो लोगों को पूरा का पूरा जो है इक्वल ट्रीट करते हुए उन्हें जो पब्लिक जो चीज़ें हैं वो भी उनको यूज़ करने दिया जाएगा। जैसे कि चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो गए या फिर वो पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गए, तो कोई कुछ भी चीज़ हो गई, या फिर वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए या बाथिंग घाट्स हो गए, ये सारे के सारे वो लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। कोई भी जो कंट्री है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिटी और इंडिविजुअल होती है जो डेमोक्रेसी का आइडिया को एक्सपेंड करता है। जैसे कि बहुत पहले के लोग ये सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना जाना चाहिए। उस समय पे वो कॉमन था। फिर धीरे-धीरे जो लड़कियों को उन लोग को लगा, बहुत सारे जो ग्रेट जो लेडीज़ रहे उनको लगा कि नहीं, लड़कियों को भी पढ़ने देना जाना चाहिए, तो फिर वो लोग पढ़ने लगना है। मतलब फिर ये जो आइडिया है ना, जो इक्वलिटी का, वो एक्सपेंड करते जाता है। कोई भी कंट्री फुल्ली तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही है, कोई भी इश्यू आ रहा है या फिर कोई न्यू, जैसे कि अभी करंटली में कोई इश्यू आ रहा है तो उसको लेके लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब ये जो आइडिया है डेमोक्रेटिक का, वो पूरी तरीके से एक्सपेंड होता जाता है। वो लिमिट में नहीं है कि मतलब आगे चल के किसी को कुछ और मतलब आएगा तो वो सही होगा तो उसके लिए फ्री इम्प्लीमेंट होगा, फिर वो उसके लिए भी राइट्स बनेंगे। तो इस तरीके से लोग जो हैं अपनी जो इक्वलिटी को इक्वल रखें, मतलब अपने आप को इक्वली ट्रीट करने के लिए, और जो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए लोग जो है अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। फिर उन्हें बाद में जाकर वो सारी चीज़ें मिलती है जब वो पूरा स्ट्रगल वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।